Jai Hind. Good morning, students. Today we are starting new book, paper second, पादप कार्यकी एवं जैव रसायन। ये देखिए अपन आपकी सेकंड बुक है, पेपर सेकंड है, जूलॉजी सेकंड है आपके सेकंड ईयर में। एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री इसको स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बुक अपन ने कंप्लीट कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए आपके इसमें सिलेबस में जो है फिजियोलॉजी में है, मैमल्स में इसमें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। ओके, और इसमें ये अपने पढ़ेंगे अपन फर्स्ट यूनिट में आपके। ओके, सेकेंड यूनिट जो है, सेकेंड यूनिट में अपन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स और उनके फंक्शन, और इसमें रिप्रोडक्शन, ठीक है, और न्यूरोसिक्रीशन, हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ ग्लैंड। ओके, और सेक्शन 3 जो है उसमें अपन बायोकेमिस्ट्री करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और लिपिड्स है। तो ये आपके सेकंड पेपर का सिलेबस है जो अब अपन आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आपके सबसे पहले जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का अपना सिलेबस है जो अभी मैंने आपको दिखाया, उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके बेटा, लेकिन जो आपकी बुक्स हैं, बुक्स जो होती हैं वो उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी होता है, अजमेर का भी होता है, अलवर का भी होता है, बीकानेर का भी होता है। सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। तो उसमें आपके बुक में फर्स्ट चैप्टर जो है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, और ऑस्मो रेगुलेशन जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन चैप्टर सेकंड आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर सेकंड है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको? अब देखिए आज अपन पढ़ेंगे डाइजेशन। आप सभी जानते हैं कि पाचन किसे कहते हैं, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एनर्जी के लिए ऑक्सीजन, वाटर, इसके अलावा फूड की भी उनको आवश्यकता होती है। ठीक है, कि फूड क्या करता है कि हमारी बॉडी में जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन है, ग्रोथ है, ठीक है, अपने टिश्यूज़ जो हो चुके हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनकी जो मेंटेनेंस या उनको रिपेयर कौन करता है? फूड करता है। ठीक है, कि अपनी बॉडी को एनर्जी तो देता ही देता है, एनर्जी के साथ साथ ये अपनी बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेशन का भी कंट्रोल करता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, और अपने जो टिश्यू हैं उनके रिपेयर के लिए भी अपन को फूड आवश्यक होता है। ठीक है, अब प्लांट जो होते हैं ना वो तो क्या करते हैं कि सिंपल जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, डायरेक्ट फूड प्लांट जो होते हैं अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं ना, जबकि एनिमल्स जो होते हैं ना वो अपना फूड किससे लेते हैं? एनवायरनमेंट से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो फूड क्या है? फूड एक ऐसा एसेंशियल सब्सटेंस है जो कि अपने बॉडी के टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्व करने पर ऑर्गेनिज्म को विदाउट एनी हार्म, ठीक है, कि बिना किसी हानि पहुंचाए ऊर्जा प्राप्ति, वृद्धि, उत्तकीय मरम्मत और जैविक क्रियाओं के नियमन के लिए विभिन्न घटक उपलब्ध कराता है। ठीक है, समझ में आ गया कि किस प्रकार से कार्य करता है ये? कि फूड जो है सबसे पहले देखिए कि एक तरह से हमारी बॉडी के लिए, ऊर्जा के लिए, क्या कि हमारी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है? फूड से मिलती है। तो एक तरह से फ्यूल के रूप में फंक्शन करता है। ये किसके रूप में फंक्शन करता है? फ्यूल के रूप में फंक्शन करता है। सेकंड, प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है। ठीक है, थर्ड, बॉडी को, अपनी बॉडी को स्वस्थ बनाए रखता है, हेल्दी बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? फूड रखता है। बोलते हैं ना, हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, अपने सेल्स और टिश्यू जो होते हैं उनकी रिपेयर का फंक्शन भी करता है। ये बॉडी की ग्रोथ के लिए जैसे हार्मोन्स हैं, एंजाइम है, इनके लिए प्रिकॉशर जो सब्सटेंस होते हैं वो भी अपन को उपलब्ध कराता है। इसके अलावा अपनी बॉडी को जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जैसे विटामिन्स हैं इनको देता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब जैसे फूड के मेन सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जैसे वीट है, राइस है, मीट है, बटर है, मिल्क है, फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये सब क्या हैं? फूड के सोर्सेज हैं। अब देखिए नेचर ऑफ फूड की जो अपन जो भोजन ले रहे हैं उसकी केमिकल नेचर के आधार पर उसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में उसको डिवाइड किया गया है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और वाटर जो हैं किस में आते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में
आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो डाइजेशन जो है एक ऐसी क्रिया है जिसमें जटिल भोज्य कणों मतलब कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ को सिंपल मटेरियल में केमिकल डिसोसिएशन करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि डाइजेशन कैसा प्रोसेस है कि कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ को सिंपल मटेरियल्स में केमिकल डिसोसिएट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए डाइजेशन जो होता है कितने प्रकार का होता है कि डाइजेशन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड सेकंड इज द एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो होता है सिंपल टाइप का होता है। प्रोटोजन्स, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट, पैरासाइट, वॉर्म्स जो होते हैं इनमें ये पाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि फूड को फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, जानते हैं कि सॉलिड मटेरियल लेना तो क्या कहलाता है फैगोसाइटोसिस, एंड इन लिक्विड फॉर्म में लेना क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के द्वारा फूड को क्या है, ग्रहण कर लिया जाता है। फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में होता है। उसमें एंजाइम जो होते हैं, लाइसोसोम जो होता है एंजाइम को सीक्रेट करता है, और डाइजेस्ट फूड जो होता है फूड वैक्यूल्स के रूप में उसमें क्या किया जाता है, उसका एसिमिलेशन उसको कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि बॉडी को एनर्जी प्राप्त हो जाती है। सेकंड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी में पाया जाता है। और हायर एनिमल्स जो होते हैं क्रस्टेशियन जैसे फेलोपोड, ट्यूनिकेट्स में और वर्टिब्रेट्स में इस प्रकार का डाइजेशन जो है पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे फूड को लिया, फूड को लेने के बाद उसके ऑक्सीकरण से एनर्जी उत्पन्न होती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना उसको एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स में जो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सब में एक ही समान डाइजेशन जो होता है इसमें पाया जाता है। ठीक है, और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से होते हैं पढ़ते आए हो आप अभी तक, कौन कौन से, एक तो होती है एलिमेंट्री कैनाल, फर्स्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए कि अपन में इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें कौन कौन से, माउथ प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स होती है, ईसोफेगस, स्टोमक, ओके, स्टोमक प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, रेक्टम प्रेजेंट होता है, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें दो प्रकार की, इसमें जैसे ग्लैंड्स होती है ना, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, लीवर भी एज ए ग्लैंड फंक्शन करता है, एंड पेंक्रियाज भी ग्लैंड के रूप में फंक्शन करता है। ठीक है, ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ग्लैंड से मिलकर बना हुआ पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी एलिमेंट्री कैनाल में देखिए कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। इसमें जैसे बक्कोफेरेंजियल कैविटी प्रेजेंट होती है, सिलेवरी ग्लैंड है, ईसोफेगस है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है। और जबकि एसेसरी ग्लैंड्स में सिलेवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए कि मैमल्स में सबसे पहले डाइजेशन जो है किस प्रकार से कौन कौन से स्टेप में ही होता है। सबसे पहले होता है डाइजेशन इन बकल कैविटी, कि नॉर्मल क्या होता है कि एनिमल्स में क्या होता है, बकल कैविटी में डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जैसे अपन ने फूड को लिया, फूड को लेने के बाद यहाँ पर फूड का क्या होता है, मैस्टिकेशन होता है, और अपने जो टीथ होते हैं ना उनको मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, और एंजाइम जो होते हैं ना वो केमिकल प्रोसेस के द्वारा फूड को छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब माउथ में क्या होते हैं, सिलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सिलेवरी ग्लैंड क्या करती है, सिलाइवा का फंक्शन करती है। ठीक है, तो मैमल्स में 4 टाइप की सिलेवरी ग्लैंड्स जो होती हैं पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो देखिए होती है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड जो होती है ये आई ऑर्बिट जो होते हैं उनके नीचे प्रेजेंट होती है, और डक्ट और मोलर टीथ की पीछे की साइड पर, ये पोस्टीरियर साइड पर खुलती है, ह्यूमंस में, मनुष्य में उपस्थित होती है। सेकंड होती है पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड जो होती हैं ये एक्सटर्नल ईयर के नीचे प्रेजेंट होती हैं, और अपर जॉज के जो इंसाइजर टीथ होते हैं उनके पीछे की ओर स्टेंसर डक्ट के द्वारा ये खुलती है। ठीक है, ये देखिए ये दिखा रखा है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि ये पर माउथ, बकल कैविटी, यहाँ पर ही सब मैक्सिलरी सब लिंगुलर ग्लैंड प्रेजेंट है। ये पैरोटिड ग्लैंड दिख रही है अपन को ईयर के पास में। ये फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद ये दिख रहा है ना आपको ईसोफेगस, ये माउथ में ग्लैंड्स प्रेजेंट है।
ये इसोफेगस या स्टोमक, स्टोमक 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, कार्डियक स्टोमक, फंडिक और पाइलोरिक 3 में। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट जो रही है यहाँ से आ रही है, यहाँ पर से ये गाल ब्लैडर इसमें ये प्रेजेंट है, ये लीवर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इसमें ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं कि स्टोमक किसमें खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके 2 पार्ट्स दिखा रखे हैं, देखो एक तो ये कार्डियक स्टोमक वाला पार्ट और ये पाइलोरिक स्टोमक वाला पार्ट। और ये इसमें ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पैनक्रियाज यहाँ से प्रेजेंट है, ये इसकी। ठीक है, और ये कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, समझ में आ गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें ये ड्यूडेनम है, क्लोएम है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये यहाँ से किस में खुल रही है, यहाँ पर से ये देखिए ये आ गई ये रेक्टम में खुलती है, एनस के द्वारा बाहर खुलती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम, ये दिख रहा है ना आपको। ठीक है, इसमें इनमें इलियम, कोलोन, इनमें ये लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइड होती है। ओके, अब देखिए इसमें थर्ड ग्लैंड होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है ये लोअर जॉस के कोनों पे प्रेजेंट होती है और ये वॉर्टन्स डक्ट के द्वारा जो नीचे इंसाइजर टीथ होते हैं इनके पीछे की ओर ये खुलती है। फिर इसके बाद फोर्थ होती है सबलिंगुला ग्लैंड। सबलिंगुला ग्लैंड जो होती है ये टंग के नीचे प्रेजेंट होती हैं और स्मॉल डक्ट के द्वारा ये खुलती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए फूड माउथ में आया, बकल कैविटी, बकल कैविटी से फूड कहाँ पर आ गया, ईसोफेगस में। ईसोफेगस जो होती है कि बकल कैविटी में डाइजेशन के बाद फूड कैसा हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है और इसे क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। बकल कैविटी में फूड को क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। ठीक है, अब ये फूड जो होता है टंग के द्वारा कहाँ पर, ईसोफेगस की और इसको आगे पहुँचा दिया जाता है। और ये कैसी होती है, वॉल्यूंट्री मसल्स के होती है इच्छा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए फूड जो होता है उसको नीचे पहुंचा दिया जाता है। ईसोफेगस जो होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ईसोफेगस में आप जानते हैं अभी तक अपन ये पढ़ते आए हैं कि ईसोफेगस में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन जो है नहीं होता है। ये केवल क्या करती है, बकल कैविटी, फेरिंग्स या इनको स्टोमक से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, समझ में आ गया आपकी, है ना। अब ये बकल कैविटी को क्या करती है, स्टोमक से जोड़ती है। ये नेक और थॉरेक्स रीजन में प्रेजेंट होती हैं। इसमें मसल, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होती हैं इसके अंदर पाई जाती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है कि फूड को धीरे धीरे नीचे सरकाने का काम करती है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि इसमें, ठीक है, कि ईसोफेगस से जो है भोजन कहाँ पर पहुँच गया, अब स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक में क्या होता है कि फूड का डाइजेशन जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्पेलेंजिनी नामक साइंटिस्ट ने उन्होंने सर्वप्रथम स्टोमक में गैस्ट्रिक डाइजेशन की क्रिया को बताया था। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि फूड का जो डाइजेशन है स्टोमक में वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट किए जाते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। उन्होंने बताया था कि स्टोमक की जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें करीब, इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 50 लाख जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं उसके अंदर पाई जाती हैं। और इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड को जो है 3 पार्ट्स में या 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, दिख रही है आपको, ये है गैस्ट्रिक पार्ट, गैस्ट्रिक पार्ट, ये गैस्ट्रिक पार्ट। ओके, ठीक है, ये गैस्ट्रिक पार्ट है, इसको 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। अब देखिए सबसे पहला पार्ट होता है कार्डियक ग्लैंड्स का। कार्डियक ग्लैंड्स जो होती हैं स्टोमक के कार्डियक या एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होती हैं ये। ठीक है, सिंगल होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं ये, और स्मॉल जो होती है कॉलमनर ग्रेनुलर सेल्स की बनी हुई होती है या उनके द्वारा लाइंड होती हैं और ये क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, और ये म्यूकस क्या करता है, फूड को थोड़ा सा कैसा बनता है, लुब्रिकेट, लसलसा बनाता है, जैसे कि ये, जिससे कि ये एलिमेंट्री कैनाल में आगे जो है इजीली आगे बढ़ सके। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड होती है फंडिक ग्लैंड। फंडिक ग्लैंड जो होती है ये भी स्टोमक की जो म्यूकोसा लेयर है उसमें प्रेजेंट होती हैं, कॉम्प्लेक्स ट्यूबल्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं, कॉलमनर सेल्स के द्वारा लाइंड होती हैं। 2 टाइप्स की होती हैं ये, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है चीफ सेल्स, ठीक है, जिनको सेंट्रल सेल या जाइमोजन सेल्स भी कहा जाता है, और ये पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज का सीक्रेशन करती है। सेकंड होती है पैराइटल। पैराइटल को ऑक्सीटोनिक सेल्स भी कहा जाता है और ये एचसीएल का सीक्रेशन करती हैं।
आप जानते हैं HCl क्या करता है, फूड के मीडियम को चेंज करता है, उसको एसिडिक मीडियम देता है। थर्ड होती हैं पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड जो होती है कॉम्प्लेक्स कॉइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होती हैं। ये भी कॉलमनर सेल्स के द्वारा लाइंड होती हैं और ये पेप्सिन और म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए कि सबसे पहले कौन सा है, गैस्ट्रिक जूस। तो एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड देयर एक्शन, कि गैस्ट्रिक जूस के द्वारा कौन से एंजाइम जो है सीक्रेट किए जाते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें पेप्सिन जो होता है पेप्टिक या सेंट्रल या चीफ सेल्स जो होती है ना, इनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। इसमें 4 एंजाइम का ग्रुप होता है। कौन कौन से, पेप्सिन फर्स्ट, पेप्सिन सेकेंड ए, बी एंड पेप्सिन थर्ड। 4 एंजाइम का ग्रुप होता है ये। और स्टोमक की जो कंप्लीट सरफेस होती है वो पेप्सिनोजन फर्स्ट का सीक्रेशन करती है। पेप्सिनोजन सेकंड और थर्ड जो होते हैं वो कार्डियक और फंडस पार्ट की जो म्यूकस लेयर होती है ना, उसके द्वारा इनको सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अपन सबसे पहले देखते हैं पेप्सिनोजन जो होता है इनएक्टिव होता है ये। ठीक है, और ये इनएक्टिव होता है और HCl की प्रेजेंस में इसको एक्टिव पेप्सिन में इसको चेंज कर दिया जाता है। और पेप्सिन जो होता है ये केवल वर्टिब्रेट्स में ही पाया जाता है। अब पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है कि पेप्सिन जो होता है ना, ये प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन पेप्सिन जो है प्रोटीन को प्रोटियोजेज में और पेप्टोन में चेंज करने का फंक्शन करता है, का कार्य करता है। सेकंड देखिए, सेकंड होता है कौन सा होता है, रेनिन होता है। रेनिन जो होता है इसको कीमोसिन के नाम से भी जाना जाता है इसको, और ये भी इसकी चीफ सेल्स की तरह सीक्रेट किया जाता है और ये भी इनएक्टिव प्रोरेनिन के रूप में प्रेजेंट होता है। इसको HCl की प्रेजेंस में एक्टिव रेनिन में इसको चेंज किया जाता है। रेनिन जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। वाटर में सॉल्युबल जो कैसिनोजन होता है ना, उस पर अपने रिएक्शन करता है और उसको इनसॉल्युबल कैल्शियम पैराकैसिनेट में उसको चेंज करता है। समझ में आ गया। ये रेनिन क्या करता है कि दूध में सॉल्युबल जो प्रोटीन है कैसिनोजन, उसको किसमें, इनसॉल्युबल कैसीन या कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज इसको करता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये कैसीन जो होता है वो कैल्शियम के फ्यूजन से क्या बनता है, कैल्शियम कैसिनेट का फॉर्मेशन करता है। और ये कैल्शियम कैसिनेट जो होता है ना, वो फैटी जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके साथ मिलकर क्लॉट बना देता है और उस क्लॉट को क्या कहा जाता है, उसे कर्ड, दही जानते हो ना, उसे दही कहते हैं। तो रेनिन का फंक्शन क्या हो गया कि मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड देखिए गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ना, ये फूड में जो फैट होती है उसका अपघटन करता है। ठीक है, कि स्टोमक में फैट का डाइजेशन जो होता है ना वो बहुत कम मात्रा में किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है एसिडिक मीडियम में फंक्शन करता है, जबकि अदर जूसेस में जो लाइपेज होता है वो कौन से मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में क्रिया करते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है फंडिक ग्लैंड में जो चीफ सेल्स होती हैं उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है और ये एंजाइम जो क्षारक होते हैं ना उनको द्वारा नष्ट हो जाता है। फोर्थ नंबर पे देखिए गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन ही माना जाता है इसको एक तरह से। फिर इसके फंक्शन देखिए कि फूड को मॉइस्ट और लसलसा बनाती है, जिससे कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इस पर फंक्शन कर सके। ये गैस्ट्रिक जूस के एसिडिक मीडियम को क्या करती है, कम करती है। और स्टोमक की जो म्यूकोसा लेयर है उसकी इनर साइड पर एक लेयर बनाती है। ठीक है, समझ में आ गया। जिससे और वो लेयर का क्यों बनाती है, जिससे कि गैस्ट्रिक जिसमें जो पश्चिम HCl होता है ना वो स्टोमक की सरफेस को प्रभावित नहीं कर पाता है। इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं उनको कैस्टल फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है और ये फैक्टर जो फूड में उपस्थित जैसे विटामिन B12 है, रेड बोन मैरो से RBC के फॉर्मेशन और मैचुरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के फंक्शन, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि ये फूड के साथ आए हुए जो है ना हार्मफुल पार्टिकल्स या बैक्टीरिया जो होते हैं ना उनको नष्ट करने का काम करता है, जिससे कि स्टोमक में इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर ये गैस्ट्रिक जूस में जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन और प्रोरीन होते हैं ना उनको एक्टिव पेप्सिनोजन एक्टिव पेप्सिन और रेनिन में उनको चेंज करता है। तीसरा होता है कि ये बकल कैविटी से आए फूड को एसिडिक मीडियम जो है उसको प्रदान करता है, जिससे कि स्टोमक में टाइलिन एंजाइम की क्रिया जो होती है वो
समाप्त हो जाती है। टाइलिन होता है लार में पाया जाता है, क्षारीय माध्यम में काम करता है। ठीक है। इसके अलावा जो होता है पाइलोरिक अपर्चर के ओपन और क्लोज होने की क्रिया को भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये इंटेस्टाइनल लेयर से सीक्रेटिन नामक एंजाइम के सीक्रेशन होने में या पैनक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। और इसके अलावा ये सेल के मध्य में उपस्थित जितने भी जीवित पदार्थ हैं उनको घोलता है, जिससे कि क्रियाएं, ये कोशिकाएं जो होती है एंजाइम क्रिया के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? तो आज के लिए इतना काफ़ी। अब कल